नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। दोस्तों, आज बात करेंगे डायमंड सॉर्टर से लेकर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति तक की सफर करने वाले गौतम अदानी, गुजरात के स्टार बिजनेस ऑनर्स गौतम अदानी की बात करनी है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और विश्व के टॉप 10 अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शामिल होने के बाद अब वह दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि फर्श से अर्श तक का सफर असल में उतना आसान नहीं था जितना आज लग रहा है। यही कारण है कि आज हम आपको गौतम अदानी और उनके रोजाना कमाई और साथ में उनके कारोबार के बारे में बताने वाले हैं। और दूसरी एक बात करें तो रोजाना वो कमाते हैं 1612 करोड़ रुपीस। हाँ दर्शक मित्रों, वो रोजाना कमाते हैं 1612 करोड़ रुपीस। गौतम अदानी के बिजनेस में लगातार इजाफा होता रह रहा है और पिछले एक साल के दौरान उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस भी किया हुआ है और गुजरात को एक अलग फलक तक पहुंचाया हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई वहां पर वेल्थ इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक बात करें तो गौतम अदानी की नेटवर्थ में 5.88 करोड़ रुपीस की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ अगर आप उनकी हर दिन होने वाली कमाई की एक आकलन करें तो वो है 1612 करोड़ रुपीस रुपीस। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की दौलत के बीच में आज तकरीबन 3 करोड़ रुपीस का ही फासला है। और आपको ये बता दे कि इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अदानी आज जो है वो इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अदानी पहले नंबर तो मुकेश अंबानी दूसरे पायदान पर है। एक दूसरी मैं बात करूं तो गौतम अदानी 1978 में महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने के लिए वहां पर मुंबई चले गए थे। इसी बीच 1981 में उनके बड़े भाई मासुक भाई अदानी, उनके बड़े भाई का नाम मासुक भाई अदानी है, तो मासुक भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम अदानी को वह यूनिट चलाने के लिए उन्हें कहा गया और वो पॉलीविलाइन क्लोरीफाइड के आयात के माध्यम से यह एक उद्यम वैश्विक व्यापार के लिए अदानी का एक प्रवेश द्वार बन गया। 1985 में उन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। 1988 में अदानी ने अदानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जिसे अब अदानी समूह की होल्डिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं में काम करती थी। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां उनकी कंपनी के लिए अनुकूल साबित हुई और उन्होंने धातु, वस्त्र और कृषि उत्पादों में व्यापार का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग की घोषणा की और 1995 में अदानी को अनुबंध से सम्मानित किया गया। 1995 में उन्होंने पहली जेटी बनाई। चूंकि यह ऑपरेशन मुंद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित किया गया था, इसे अदानी पोर्ट्स और एसीजेड में स्थानांतरित कर दिया गया था। आज यह कंपनी सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, जिसकी सालाना 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। अब उनके बिजनेस के बारे में बात करें तो अदानी समूह की बिजली कारोबारी की एक बात करूं मैं तो बिजली कारोबारी इकाई अदानी पावर की स्थापना 1996 में हुई थी और अदानी पावर 4620 मेगावाट की क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट है जो देश का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक माना जाता है। और 2006 में अदानी ने बिजली उत्पादक व्यवसाय में एक प्रवेश किया। 2009 से 2012 तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबोट पॉइंट पोर्ट और क्लोरीफेन में क्रायोमैन का कोयला एक खदान का अधिग्रहण किया। मई 2020 में अदानी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती। अदानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक पावर प्लांट परियोजना शुरू की जाएगी। अदानी सोलर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करेगी। सितंबर 2020 में अदानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली,
जो दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए अदानी ने कहा कि समूह नए हरित ऊर्जा व्यवसायों में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। जुलाई 2022 में उन्होंने 3 विशाल कारखानों, सौर, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन संयंत्रों के निर्माण के लिए निवेश का उपयोग कैसे किया जाएगा, इस पर नए विवरण की पेशकश की। फरवरी 2022 में उन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अगस्त 2022 में उन्हें फॉर्च्यून द्वारा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति का नाम दिया गया था और हाल ही में वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब गौतम अदानी की थोड़ी पर्सनल बात करें, क्योंकि आज वो देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक है। तो गौतम अदानी को गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन दूसरे ही वर्ष में उन्होंने अपना वाणिज्य पाठ्यक्रम छोड़ दिया। गौतम अदानी ने वहाँ पर 80 के दशक में मुंबई में हीरा सॉर्टर के रूप में एक काम शुरू किया और अपने पिता के कपड़े व्यवसाय को जारी रखने के लिए इनकार करते हुए उन्हें कॉलेज छोड़ दिया। एक संक्षिप्त हीरा व्यापार उद्यम से उन्हें पैसा बनाने के बाद की बात करें तो अदानी ने अंततः 1988 में एक वस्तु आयात और निर्माण फर्म शुरू की। और गौतम अदानी एक ऐसा व्यक्ति है जो अवसर के दस्तक देने पर ही अवसर को पहचान लेते हैं। अदानी इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने उन अवसरों को पहचाना जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण के लिए अपने दरवाजे खोले। ये मौके उनके लिए वरदान साबित हुए। स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए तेजी से विविधता लाई। अदानी ने 1988 में समूह की स्थापना की, लेकिन उनकी कंपनी ने शुरू में कृषि उत्पादों का कारोबार किया। लेकिन 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया युग शुरू होने पर सब कुछ बदल गया। अदानी ने बाजार की मांग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए विविधता लाने का अवसर लिया। धीरे धीरे अदानी समूह एक समूह के रूप में उभरा, जो बिजली उत्पादन और पारेषण, कोयला व्यापार और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों और एसीजेड में विविधता लाने और हर जगह फैल गया। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में एक गुजराती जैन परिवार में शांतिलाल और शांताबेन अदानी के घर हुआ था। उनके 7 भाई बहन हैं और उनके माता पिता उत्तरी गुजरात के थरद शहर से चले गए हैं। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनकी शिक्षा सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय अहमदाबाद में हुई थी। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए गुजरात विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद बाहर हो गए। अदानी व्यवसाय के इच्छुक थे, लेकिन अपने पिता के कपड़ा व्यवसाय में नहीं। गौतम अदानी की पत्नी पेशे से दंत चिकित्सक प्रीति अदानी ने शिक्षा से लेकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में बहुत योगदान दिया है। हालांकि सफलता एक शूटिंग स्टार की तरह अदानी के पैर चूमती है। गौतम हमेशा अपनी जड़ों के प्रति विनम्र रहे हैं। उनकी पत्नी प्रीति अदानी पेशे से डेंटिस्ट हैं और अदा फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। इसके अलावा वह कई परोपकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, सतत आजीविका निर्माण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में काम करता है। एक स्वनिर्मित अरबपति जिसके पास कोई शीर्ष बिजनेस स्कूल प्रशिक्षण नहीं है। मूल्य, नवाचार, निरंतर सीखना, अवसर का लाभ उठाना अदानी की सफलता की कहानी। गौतम अदानी के जीवन पर नजर डालें तो दुनिया के दूसरे अरबपति बनने का उनका सफर आसान नहीं था। वो सेल्फ मेड अरबपति हैं और इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें किसी और की तरह संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन वे एक दूरदर्शी भी हैं, जिन्होंने जीवन में शुरुआती दौर में ही अवसरों का लाभ उठाना सीख लिया। गौतम अदानी के जीवन से आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। अदानी दूरदर्शी हैं। उन्होंने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण हैं। अदानी मर्चेंट पोर्ट्स की क्षमता को समझते हैं और इस सेगमेंट पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे हैं। आज वे भारत में सबसे बड़े बंदरगाह के मालिक हैं और देश और विदेश में नए बंदरगाहों का निर्माण जारी रखते हैं। बाजार में बदलाव के साथ शुरुआत से ही उन्होंने व्यवसाय में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि और बिजली उत्पादों के निर्यात से शुरू होकर उन्होंने अपने व्यवसाय को बिजली उत्पादन और वितरण, तेल और गैस की खोज, रसद, बंदरगाह विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधता प्रदान की। जब भारत का आर्थिक दर्शन बदल गया तो उन्होंने व्यापार के अवसरों को पहचाना। अदानी ग्रुप समूह की और एक बात करें तो उन्होंने एक बार तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें रेलवे में बंदरगाहों को एकीकृत करने के महत्व को देखने के लिए राजी किया और वह पोर्ट रेल लिंकेज नीति तैयार करने के लिए नीतीश कुमार को वो राजी करने में सफल हो गए। इस नीति ने बंदरगाह मालिकों को अपने स्वयं के रेल ट्रैक को वहां पर निकटतम रेलवे हेड तक चलाने की एक अनुमति दे दी।
गौतम अदानी ने एक शीर्ष बिजनेस स्कूल से परिष्कृत प्रशिक्षण नहीं लिया था। उन्होंने व्यापार की चालों को देखकर व्यवसाय सीखा, जिसने उन्हें आपूर्ति और मांग का महत्व सिखाया। वो एक उत्सुक पर्यवेक्षक है जो समझता है कि कहां अधिक मांग उत्पन्न हो सकती है और शुरुआती अवसरों को जब्त करने में विश्वास करता है। अदानी ने अपने बंदरगाह में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई है, जो बड़े विमानों को संभालने में सक्षम है। यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जिसकी हवाई पट्टी है। वे हीरे और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उच्च मूल्य, कम मात्रा वाले सामानों के परिवहन को संभालने के लिए इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने की योजना बना रहे हैं। अदानी को मजबूत मूल्यों और बॉन्डिंग वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कई मौकों पर टिप्पणी की कि सरकार से निपटने का मतलब यह नहीं है कि आपको रिश्वत देनी होगी। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी होती है। कोई भी सरकार विकास चाहती है। उनकी मजबूत व्यावसायिक समझ ने उन्हें दीर्घकालिक संभावनाओं और मुनाफे के लिए साथ ही व्यापारियों और प्रतिस्पर्धियों की मांगों को समझने के महत्व का एहसास कराया। उनकी शिक्षा ने अंततः उन्हें एकाधिकार स्थापित करने में मदद की। बिजनेस लीडर्स की बात करें तो फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची के अनुसार अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और अदानी अपहरण और आतंकी हमले से कैसे बचे थे उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल बोले तो वो हमले में बचे लोगों में से एक व्यक्ति है। अदानी कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने एक हीरा व्यापारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। एक हीरा व्यापारी के रूप में सफल होने के बाद वो 1981 में एक चचेरे भाई की फर्म को पॉलीविनाइल क्लोराइड में व्यापार करने में मदद करने के लिए अहमदाबाद आए। उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स के तहत एक नया कमोडिटी ट्रेडिंग उद्यम शुरू किया जो बहुत सफल रहा। 1990 के दशक के मध्य तक उनकी व्यावसायिक सफलताओं ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था, जिसमें अवांछित किस्म भी शामिल थी। धन और सफलता के साथ दूसरों से ईर्ष्या आती है। 1998 में एक दिन अपहरणकर्ताओं ने कथित तौर पर अदानी का अपहरण कर लिया और उसकी संपत्ति का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार 1 जनवरी 1998 को अदानी और शांतिलाल पटेल का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था, जब वे एक कार में कर्णावती क्लब से निकले और मोहम्मदपुरा रोड की ओर चल पड़े। आरोप है कि एक स्कूटर ने जबरन कार रोकी और फिर एक वैन में सवार लोगों का एक समूह आया और दोनों का अपहरण कर लिया। चार्जशीट में कहा गया है कि रिहा होने से पहले उन्हें एक कार में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अदानी इस भयावह घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं, लेकिन लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा इस घटना के बारे में पूछे जाने पर अदानी ने केवल कहा, यह मेरे जीवन में हुई 2 या 3 बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है। अदानी का अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलुर रहमान ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। 2018 में अहमदाबाद की एक अदालत ने 2 मुख्य आरोपियों पूर्व गैंगस्टर फजलुर रहमान और बभोगीलाल दारजी उर्फ मामा को बरी कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां रहमान को 2006 में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2012 में दारजी को दुबई से गिरफ्तार कर दिया गया था। अदालत ने इन 2 मुख्य आरोपियों के अलावा 2005 में 6 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। तो दर्शक मित्रों, गौतम अदानी के दुर्भाग्यपूर्ण घटना की एक बात करें तो 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में डिनर कर रहे थे। उस वक्त होटल ताज पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। अदानी बेसमेंट में छुप गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने 160 से अधिक लोगों को वहां पर मार डाला था और कमांडो द्वारा स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद गौतम अदानी को सुरक्षित तरीके से उनको बाहर निकाल लिया गया। दूसरी एक बात करें तो अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप के द्वारा 1996 में अदानी फाउंडेशन की भी स्थापना की गई। इस फाउंडेशन के तहत अदानी फाउंडेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान के राज्य में काम कर रहा है। और आपको ये बता दें कि जब वो पूरे भारत में कोरोना की महामारी स्टार्ट हुई थी, तब गौतम अदानी ने जनता की सेवा करने के लिए वहां पर पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपीस का दान किया था। इसी बीच दूसरी एक मैं बात बताऊं तो इसके साथ साथ अदानी ग्रुप ने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में भी 5 करोड़ रुपीस का दान किया था उस समय जब कोरोना काल चल रहा था देश में। इसी बीच दूसरी बात मैं बोलूं तो वहीं पर महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में भी 1 करोड़ रुपीस का वहां पर दान किया था। इसके साथ साथ अदानी ग्रुप कोरोना काल के दौरान हर रोज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी सप्लाई कर रहा था। तो ये रही उनकी डिटेल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी उस रात दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ वेदक्राफ्ट रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे।
तभी उन्होंने आतंकियों को होटल में घुसते, अंधाधुंध फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते देखा। जैसे ही वो उठा, वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि आतंकवादी स्विमिंग पूल मार्ग की दिशा में गोलीबारी कर रहे थे। इसके तुरंत बाद होटल के कर्मचारियों ने अदानी सहित मेहमानों को बेसमेंट में जाने में मदद की। कुछ घंटे बाद जब बेसमेंट में दम घुटने लगा तो उन्हें ऊपरी मंजिल पर ताज चैम्बर हॉल में ले जाया गया। अरबपति के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, हम में से 100 से अधिक लोग थे और हर कोई उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ सोफे के नीचे छुपे हुए थे। मैं सोफे पर बैठकर उनसे कह रहा था कि भगवान में आस्था रखो। साथ ही मैं अहमदाबाद में अपने परिवार और होटल के बाहर अपनी कार में बैठे अपने ड्राइवर और कमांडो से बात कर रहा था। अदानी ने 26 नवंबर की पूरी रात ताज होटल के बेसमेंट और फिर एक हॉल में गुजारी। अगले दिन सुबह 8:45 बजे सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। उन्हें होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। 27 नवंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अपने निजी विमान से उतरने के बाद अदानी ने कहा, मैंने मौत को महज 15 फीट दूर देखा। मई 2022 में अदानी परिवार ने एक विदेशी विशेष प्रयोजन इकाई के माध्यम से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सहायक एसीसी को होलसिम समूह से $10 और 50 बिलियन में अधिग्रहित किया। अगस्त 2022 में अदानी समूह की एक इकाई एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने राष्ट्रीय समाचार प्रसारक एनडीटीवी के 29.18% के मालिक आरआरपीआर होल्डिंग्स को खरीदने की योजना बनाई है और एक और 26% खरीदने के लिए एक खुली पेशकश की। एनडीटीवी ने एक बयान में कहा, अदानी ने कंपनी के संस्थापकों पूर्व पत्रकार राधिका रॉय और उनके पति प्रणय रॉय को बताए बिना किसी तीसरे पक्ष के जरिए अपनी हिस्सेदारी हासिल कर ली। सौदा बिना चर्चा, सहमति या नोटिस के किया गया था। तो दर्शक मित्रों, इस तरीके से गौतम अदानी न्यूज़ सुर्खियों में रहते हैं। अभी की 2-3 दिन पहले की एक मैं बात करूं तो राजस्थान में इन्वेस्टर समिट के दौरान अदानी की एक बात करें तो गौतम अदानी और अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम हैं, उनकी मुलाकात पर राहुल गांधी का एक सबसे बड़ा बयान सामने आया हुआ है। इसी बीच राजस्थान में इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योगपति गौतम अदानी और मुख्यमंत्री वहां पर अशोक गहलोत की मुलाकात और दोनों के बीच हुई गुफ्तगू को लेकर उठे सवाल का शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जवाब दिया। उसमें राहुल ने कहा कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं 2 से 3 व्यापारियों के एक एकाधिकरण का एक विरोध कर रहा हूं। राहुल गांधी ने वो भी कहा कि अगर राजस्थान सरकार उडानी को वहां पर अदानी को गलत तरीके से बिजनेस देती है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। वहां पर वो ऐसा बोले कि अगर राजस्थान सरकार, भले वो कांग्रेस की सरकार हो, राजस्थान सरकार अदानी को गलत तरीके से बिजनेस देती है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। साथ ही साथ वो ऐसा कुछ बोले कि राजस्थान में अदानी का निवेश पर राहुल ने जवाब देते हुए कुछ ऐसा बोला कि गौतम अदानी ने राजस्थान को 60,000 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव दिया था। ऐसी बात करें कि ऐसे प्रस्ताव को कोई भी मुख्यमंत्री मना नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अदानी को कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करना और राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर अदानी के बिजनेस की मदद नहीं की है। अदानी के पास लग्जरी प्राइवेट जेट से लेकर कारों और हेलीकॉप्टर तक है जिनकी लंबी लिस्ट है। अदानी ज्यादातर अपने प्राइवेट जेट में ही ट्रेवल करते हैं। इसमें बॉम्बार्डियर, एक बीचक्राफ्ट और एक हॉकर शामिल हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनके सबसे सस्ते प्राइवेट जेट की कीमत भारत में लगभग 15.2 करोड़ रुपए है। 3 आलीशान जेट विमानों के अलावा अदानी एंटरप्राइज के मालिक के पास अपनी छोटी यात्राओं के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी रखे हैं। उन्हें अपने अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर में सबसे ज्यादा देखा जाता है। उनके अन्य 2 हेलीकॉप्टरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हेलीकॉप्टर और जेट के बाद नंबर आता है अदानी के लग्जरी कारों की, जिसकी सूची काफी लंबी है। 3.5 करोड़ रुपए की रेड फरारी और एक शानदार BMW 7 लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत उनकी 2 सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखी जाने वाली कारें हैं। लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशाल उपस्थिति के कारण अदानी एंटरप्राइज के पास ईंधन और अन्य सामग्रियों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 17 जहाज हैं। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह हो सकती है कि 2018 में गौतम अदानी ने अपने 2 नए खरीदे गए जहाजों का नाम अपनी भतीजी के नाम पर रखा। 2 जहाजों MW वंशी और MW राही का निर्माण दक्षिण कोरिया के हाजिन हैवी इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। बता दें कि ऐसे जहाजों को खरीदने से कंपनी को अपने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलती है। गौतम अदानी भारत के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के मालिक भी हैं। गौतम अदानी भारत में कुल 7 हवाई अड्डों के मालिक हैं, जिसे सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिया हुआ है।
अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों में हिस्सेदारी है। अदानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक कार्माइकल खदान का मालिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान अगले 3 दशकों तक सालाना दर से 1 करोड़ टन थर्मल कोयले का आयात कर सकती है। यह परियोजना 2010 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन यह जीवाश्म ईंधन के प्रतिरोध के एक हिस्से के रूप में दुनिया भर के पर्यावरणविदों के कानूनी तर्कों और विरोध में उलझ गई। अदानी ने 2021 में इस खदान से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का निर्यात शुरू किया था। अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के मुताबिक कंपनी के पास पूरे भारत में कुल 13 पोर्ट हैं। इससे इसकी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास एबॉट पॉइंट टर्मिनल पोर्ट भी है, जिसे 2011 में क्वींसलैंड सरकार से 99 साल की लीज पर हासिल किया गया था। तो दर्शक मित्रों, अंत में हम लोग गौतम अदानी की संपत्ति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले तो गौतम अदानी की संपत्ति में बढ़ोतरी के पीछे की वजह शेयर बाजार में सूचीबद्ध उनकी कंपनियों के शेयर की कीमत में तेजी आना है। पिछले 1 साल की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर या अदानी ट्रांसमिशन और साथ ही साथ अदानी टोटल गैस के शेयरों में की दाम की बात करूं तो दाम 100% अधिक बढ़ चुका है। आशा रखते हैं कि ऐसे ही बिजनेस का टाइकून जो गुजरात के एक हीरो माने जाते हैं गौतम अदानी, ऐसे ही गुजरात को और देश को बड़े पैमाने पे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। नमस्कार।